एक शांत, अमीर और सुरक्षित माने जाने वाले मोहल्ले में, जहां रोज सुबह कॉफी की प्याली से दिन की शुरुआत होती थी, वहां एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की नींव हिला दी। एक पिता ने दरवाजा खोला और जो नजारा सामने था उसने उनकी जिंदगी की हर सांस को कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या एक पुराना दुश्मन लौटा था, या कोई दरिंदा जो रात की चुप्पी में छुपा बैठा था? ये है वो खूनी राज जो 40 साल तक अंधेरे में छुपा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी राज चैनल में। आप देख रहे हैं वेनिला कोक मर्डर मिस्ट्री। 1981 मेन कोलोराडो के चेरी हिल्स विलेज की एक शांत गली में 34 वर्षीय सिल्विया क्वेल रहती थी। इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी, विशेष रूप से अपने चाचा और नामचीन आर्किटेक्ट वेस्ली क्वेल के काम को लेकर। सिल्विया ने आर्किटेक्चर में अपने शौक को करियर का हिस्सा बनाते हुए एक आर्किटेक्चरल फर्म में एक असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी कला के प्रति दीवानगी इतनी थी कि वो एक नौकरी से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने बेकिंग में अपने हुनर को कारोबार में बदला, जहां वे खास तौर पर शादी के लिए केक बनाती थीं। मिट्टी के बर्तनों की उनकी बनाई चीजें आज भी उनकी बहन के पास संभाल कर रखी गई हैं। परिवार के साथ उनका रिश्ता बेहद करीबी था। वो सब की प्यारी सिल्विया थी। उनका घर उनके माता पिता के घर से महज 150 फीट की दूरी पर था और हर सुबह वह अपने माता पिता के साथ कॉफी का मजा उठाती थी। लेकिन 4 अगस्त 1981 की सुबह कुछ अजीब थी। सिल्विया के पापा उसके घर कॉफी पीने जाते हैं। जैसे ही वो उसके घर का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। उनको कुछ सही नहीं लग रहा था। दरवाजा खोलते ही उनको ऐसा एहसास क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। आखिरी बार सिल्विया को रात करीब 11 बजे अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए सुना गया था। अगली सुबह करीब 8 बजे उनके पिता विलियम उनकी खैरियत लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था और लिविंग रूम बाहर से ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने नजर डाली, उनकी बेटी सिल्विया की लाश उन्हें फर्श पर दिखाई दी। पांव दरवाजे की ओर फैले हुए, लाश से अब भी खून बह रहा था और उनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनके हाथ उन्हीं के कपड़ों से बांध दिए गए थे और उनका चेहरा और गर्दन एक सफेद तौलिए से ढके हुए थे। सिल्विया के पापा विलियम ने जैसे ही सिल्विया के चेहरे से टॉवल हटाया तो वह और हैरान हो गए। उनके सिर पर किसी ने गोली मारी थी। उनके चेस्ट पर चाकू जैसी नुकीली चीज से कई बार वार किया था। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। विलियम ने मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर की फोन लाइन किसी ने काट दी थी और बाहर की लाइनें भी खींच दी गई थीं। पुलिस के आने से पहले विलियम ने तौलिए को उनकी बेटी के शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उस तौलिए को हटा दिया ताकि वो इस क्राइम सन का अच्छे से जायजा कर सके। पुलिस ने सीन को वैसे ही रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जैसे वह मिला था। जांच से पता चला कि सिल्विया के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। उन्हें चाकू से गोदा गया और गोली मारी गई। गले पर उंगलियों जैसे निशान बताते थे कि उनका किसी ने गला घोंटने की कोशिश भी की थी। उनके हाथों पर गहरे घाव थे जो उनके संघर्ष की गवाही दे रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए सिल्विया ने काफी हाथ पैर मारे, जिससे उनके नाखून तक टूट चुके थे। मौत का कारण बताया गया कि 3 चाकू के घाव जो उनके दिल और फेफड़ों को भेद गए थे। सिर पर 22 कैलिबर की गोली को सेकेंडरी कारण माना गया। फॉरेंसिक जांच में एक खून से सना चाकू और अंडरगारमेंट सिल्विया के शव के पास मिले। सामने के दरवाजे के पीछे मानो खून का छोटा सा तालाब बन गया था और तकिए पर भी खून और कुछ सीमेन के निशान थे। बेड और बेडरूम के दरवाजे के बीच भी कुछ खून की बूंदें मिली। खिड़की की स्क्रीन के कोने में कटा हुआ छेद देखकर अंदाजा लगाया गया कि हत्यारे ने पहले वहां से प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन बेडरूम की खिड़की ज्यादा मजबूत थी जिस कारण वो टूट नहीं पाई। बाद में जांच में सामने आया कि बाथरूम की खिड़की को तोड़कर वह घर के अंदर घुसा था। साफ पता चल रहा था कि स्क्रीन हटाई गई थी क्योंकि उसका निशान खिड़की पर मौजूद था। स्क्रीन को घर से दूर घास में फेंका गया था। बाथरूम से जुड़ी चीजें खिड़की के नीचे जमीन पर मिली। बहुत सारे सबूतों को डीएनए टेस्ट के लिए संभाला गया, जैसे वह खून वाला तौलिया, कारपेट, चाकू और अंडरगारमेंट भी। पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए स्वैब्स को भी सुरक्षित रखा गया। कुल मिलाकर 140 से ज्यादा सबूत जमा किए गए। 2 वर्षों बाद नए वैज्ञानिक तरीकों से इनका फिर से परीक्षण किया गया
1983 में वैकल्पिक लाइट, जिससे डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था, उससे कारपेट की जांच हुई, जिससे वहां बाहरी डीएनए का पता चला। लेकिन यह डीएनए काफी कम अमाउंट में था, जिससे उसको कारपेट से हटाकर जांच के लिए भेजना काफी मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे साल बढ़ते गए और साइंस ने काफी तरक्की की। सन 2000 में इस डीएनए सैंपल को सीबीआई, कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजा गया, जिसमें यह सैंपल किसी आदमी का डीएनए निकला। अब सीबीआई इस सैंपल को एफबीआई की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में रन करती है कि किसी से यह सैंपल मैच हो, लेकिन यह किसी भी अपराधी से मैच नहीं होता, जिसका मतलब था कि यह खूनी पहले अपराधी नहीं रहा। शायद इसका यह पहला अपराध हो। 1983 में जेल में बंद ओटिस टूल ने दावा किया कि उसी ने यह हत्या की थी, लेकिन डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि वह झूठ बोल रहा था। और बाद में जांच में पता चला कि उसने यह दावा सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए किया था। पुलिस और एफबीआई बिल्कुल भी हार नहीं मानते और हर साल इस डीएनए सैंपल को कंप्यूटर सिस्टम में रन करते, लेकिन उन्हें कोई प्राप्ति नहीं हुई। साल 2020 में पुलिस ने यूनाइटेड डेटा कनेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए सेव किए हुए लोगों के डीएनए रखती थी, उनके साथ मिलकर फिर से जांच शुरू की। जेनेटिक जीनोलॉजी और पब्लिक डीएनए डेटाबेस का इस्तेमाल कर एक संदिग्ध की पहचान हुई, जो उस समय एंगलवुड में रह रहा था और बाद में नेब्रास्का चला गया था। 2021 में एक इन्वेस्टिगेटर ने उसके घर के कचरे से डीएनए इकट्ठा किया, जिसमें एक वनीला कोक की कैन से डीएनए मिला, जो सिल्विया के शव और घर से मिले डीएनए से मेल खाता था। 10 फरवरी 2021 को डेविड ड्वेन एंडरसन, जिसकी उम्र 62 साल थी, उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर जानबूझकर और अपराध के दौरान हत्या करने के 2 आरोप लगे। जिस वक्त उसने सिल्विया का मर्डर किया था, उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। उसका आपराधिक रिकॉर्ड चोरी से जुड़ा था, लेकिन कोई हिंसक केस नहीं था। एंडरसन ने सिल्विया को जानने से इनकार किया, लेकिन जब केस कोर्ट में गया तो एंडरसन के लॉयर ने कहा कि सिल्विया का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, जो उसके साथ उसके घर में रह रहा था। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ 2 ही डीएनए मिले, एक सिल्विया का और दूसरा एंडरसन का। सभी विदेशी डीएनए एंडरसन के थे। कोई भी और डीएनए किसी और व्यक्ति से मेल नहीं खाता था। 5 दिन की बहस के बाद जूरी फैसला नहीं कर सकी और ट्रायल मिस्ड घोषित हुआ। जून 2022 में फिर से ट्रायल हुआ और 30 जून को एंडरसन दोनों आरोपों में दोषी ठहराया गया। 4 अगस्त को उसकी सजा तय होनी है। हालांकि अब कोलोराडो में पैरोल नहीं मिलती, लेकिन पुराने नियमों के तहत उसे 20 साल बाद पैरोल का अधिकार मिल सकता है। दुर्भाग्यवश सिल्विया के माता पिता ये सब नहीं देख पाए, लेकिन सिल्विया की बहन और जीजा को आखिरकार 40 साल बाद न्याय मिला। जज ने केस का फैसला सुनते समय कहा, यह फैसला उन सब लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अब भी न्याय की तलाश में हैं और जो हत्यारे अब भी सोचते हैं कि वे बच निकले। हम अब भी तुम्हारी तलाश में हैं। 4 दशक, 140 से भी ज्यादा सबूत और एक डीएनए जिसने पूरी कहानी बदल दी। अगर आपको लगता है कि वक्त के साथ जुर्म धुंधला हो जाता है, तो यह केस याद रखिए, क्योंकि जब तक खूनी राज की परतें पूरी तरह खुलती नहीं, चैन की नींद किसी को नहीं आती। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाले सच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और सतर्क रहे।